नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल पर, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एम लक्ष्मीकांत बुक से पॉलिटी के शॉर्ट नोट्स की वीडियोस। ये जो वीडियो है ये मैंने जो अपनी प्रिपरेशन के दौरान नोट्स प्रिपेयर किए थे, उन नोट्स को मैंने प्रिंटेड फॉर्म में आपको समझाना चाहता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि एम लक्ष्मीकांत जो बुक है बहुत बल्कि है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट भी है अगर हमें तैयारी करनी है सिविल सर्विस एग्ज़ाम की। अब इतनी मोटी बुक को रिवाइज़ करना एक बहुत बड़ा टास्क चैलेंज बन जाता है, और उनके नोट्स अगर बच्चों ने नहीं बनाए हैं तो वो बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि इस बुक का हर पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो पॉइंट निकालना बुक में से और फिर उसको नोट डाउन करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। उसी को इजी करने के लिए जब मैंने तैयारी की थी तो मैंने जो है इसके पॉइंट्स नोट कर लिए थे इम्पॉर्टेंट। तो मुझे लगता है कि जो है कि वो पॉइंट्स शायद आपके लिए हेल्पफुल हों। इसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की गई है। तो दोस्तों, इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो इस चैप्टर के अंदर हम मेनली ये जानेंगे कि जो संविधान हमारा बना था, ठीक है, उससे पहले कौन कौन से एक्ट, रेगुलेशंस और डिफरेंट टाइप के रूल्स पास किए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा हमारे इंडिया में यहाँ के लोगों को गवर्न करने के लिए। तो उसका भी जो है पॉलिटी के अंदर हमें बहुत डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि वो चीज़ें हम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। लेकिन हाँ, फिर भी हमें ओवरव्यू मिले कि हाँ किस एक्ट में कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं। हर साल क्वेश्चन पूछते हैं इस चीज़ पर कि 1813 एक्ट में क्या मेन प्रोविज़न थे, 1833 एक्ट में क्या मेन प्रोविज़न थे, 1858 एक्ट में क्या मेन प्रोविज़न थे। हर साल किसी न किसी एक्ट पर क्वेश्चन मिलता है, चाहे आप PYQs उठा के देख लीजिए, आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो इस वीडियो के इस चैप्टर के अंदर भी वो जो हैं एक्ट पास हुए थे, उन्हीं पर मेन पॉइंट्स मैं आपको आज बताऊंगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। अंत तक बने रहिए, थोड़ी बड़ी लंबी वीडियो बनेगी ये वाली, अराउंड 30 मिनट्स की, क्योंकि चैप्टर बड़ा था ये वाला और डिफरेंट एक्ट्स को समझाना भी है, उनको उनके बारे में मेन पॉइंट्स बताने भी हैं आपको। तो थोड़ी लंबी वीडियो है, तो एंड तक बने रहिएगा, आपको अच्छा लगेगा। चलिए तो दोस्तों, फर्स्ट स्लाइड में बता रहे हैं, स्टार्टिंग ही चैप्टर से होती है श्री एम.एन. रॉय की चर्चा के द्वारा। एम.एन. रॉय सर वो व्यक्ति थे जिन्होंने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की नींव रखी थी हमारे देश के अंदर। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की नींव जो रखी थी वो एम.एन. रॉय जी ने ही रखी थी। तो ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सजेस्ट किया कि हमारे देश में देयर शुड बी अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन आवर कंट्री। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने देश को आज़ाद कराएं, आज़ाद कराने के बाद भाई देश चलाना भी है, चलाने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस चाहिए होते हैं, तो उसके लिए होना चाहिए संविधान। संविधान क्या है? एक डॉक्यूमेंट है जिसमें ये लिखा हुआ है कि हाँ देश में कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं जो यहाँ के नागरिकों को मिले हुए हैं, कौन कौन से ऐसे मतलब रेस्ट्रिक्शंस हैं जो लगे हुए हैं गवर्नमेंट के ऊपर, जिसके बियॉन्ड गवर्नमेंट भी नहीं जा सकती है। जो पार्लियामेंट के फंक्शनरीज़ हैं वो नहीं जा सकते, जो एग्जीक्यूटिव फंक्शनरीज़ हैं वो नहीं जा सकते। ये सब बातें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट वर्क करती है और लोग भी बिहेव करते हैं गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। तो इस सब की परिकल्पना कि हाँ हमारे देश का भी अपना संविधान हो, उसके लिए एक असेंबली बने, लोग बैठें, चर्चा करें इस चीज़ पर, ये सबसे पहले आया था श्री एम.एन. रॉय के माइंड में इन 1934। तो ये एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है कि श्री एम.एन. रॉय जी वो व्यक्ति थे जिनके माइंड में ये उन्होंने सजेस्ट किया था फर्स्ट टाइम, कब? 1934 में, कि देयर शुड बी अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब जो ब्रिटिशर्स ने रूल पास किए, जो उनका शासन है, उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों। एक तो होता है बिफोर 1857, ठीक है, उससे पहले, और एक होता है 1857 के बाद, क्योंकि 1857 वो बेंचमार्क ईयर था जब क्रांति हुई थी, जब फर्स्ट रेवोल्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था। वो बात अलग है, इसमें हमें सक्सेस नहीं मिली, इसके रीज़न्स हमने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ रखे हैं कि ये क्यों नहीं मिली। लेकिन रूल को भी जो है हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ब्रिटिशर्स के। तो इससे पहले जो था 1857 से पहले, उसको बोलते हैं हम कंपनी रूल, ठीक है, और इसके बाद वाले को बोलते हैं क्राउन रूल। तो ये भी एक फैक्ट है कि क्राउन रूल किस ईयर के बाद शुरू होता है और कंपनी रूल किस ईयर के पहले शुरू होता है। तो ये चीज़ें
छोटी छोटी पर मोटी बातें समझ लीजिए वही चीज़ है, ठीक है, जो कि आपके काम भी आएगी। मालूम होता है हमें सब चीज़ें, क्योंकि बुक पढ़ी है इतनी मोटी, मालूम सब होता है, लेकिन माइंड में नहीं रहता कि हाँ भाई ये क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। तो इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से आपको यही बताऊंगा मैं कि हाँ भाई इस टाइप के क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं और इसका आंसर भी आपको इसी वीडियो में ही मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई पहला एक्ट जो पास हुआ दैट इज़ रेगुलेटिंग एक्ट 1773, मतलब बैटल ऑफ बक्सर हुई थी 1765 में। उसके बाद से ही समझो कि जो मेन जो ब्रिटिशर्स ने रूल स्टार्ट किया है इसके बाद से। उससे पहले तो वो केवल ट्रेड के पर्पज़ से ही काम कर रहे थे इंडिया में, लेकिन 1765 बैटल ऑफ बक्सर वो एक मतलब मील का पत्थर साबित हुआ ब्रिटिशर्स के लिए कि इसके बाद से इनको ब्रिटिशर्स जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी आ गए इंडिया के अंदर, ठीक है। तो अब भाई एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ गए, कैसे करना है एडमिनिस्टर, जिस तरीके से कंपनी को प्रॉफिट भी हो और वो यहाँ के लोगों का शोषण भी करे, ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ करे। चलिए, तो उसके लिए पहला एक्ट आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फर्स्ट स्टेप बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी। ये पहला स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट का कि उन्होंने स्टार्ट किया टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसा कि हम जानते हैं कि अराउंड 1500 जो पहली कंपनी आई थी ब्रिटिशर्स ने भेजी थी, भाई जाके ट्रेड करो, दैट इज़ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। जो वहाँ की महारानी थी उन्होंने बोला था कि जाओ फरमान लो जो वहाँ के महाराजा हैं और अपना ट्रेड करो स्टार्ट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो वही था। तो जो कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको रेगुलेट करने का फर्स्ट स्टेप कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रॉम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। तो उस समय जो है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे, आपके जनरल थे बंगाल के, उनको बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ध्यान रखना, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज़ लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यूपीपीसीएस में जो है ये स्मॉल फैक्ट्स दिए आते हैं, आपने अगर पेपर देखा हुआ इस बार का भी, PYQs स्मॉल फैक्ट्स करंट अफेयर्स, अगर जिसको ये चीज़ मालूम है उसने आराम से क्वालिफाई किया है ये वाला पेपर भी, ठीक है। यूपीएससी तो जो है अलग ही लेवल है, उसका मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन यूपीपीसीएस को अगर आप ये 3 चीज़ अगर ध्यान से कर लें तो आपका एग्ज़ाम निकल जाता है। चलिए, तो फर्स्ट जीजी मीन्स गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज़ लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। तो इसी एक्ट के तहत जो है बॉम्बे और मद्रास जो अलग प्रेसिडेंसी थी उनको जो है बंगाल के अंदर लाया गया, जिससे कि बॉम्बे और मद्रास भी जो है बंगाल के द्वारा ही गवर्न किए जा सकें, ठीक है। मतलब कि सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ था फ्रॉम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता बनाई गई, कब, 1774 में, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, दोस्तों कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए, जिनका काम क्या था, रिपोर्ट रिगार्डिंग रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स। इनके मेन यही काम थे कि ये 3 चीज़ों के बारे में रिपोर्ट देना, किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है। रिपोर्ट रिगार्डिंग रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स। तो इस एक्ट में तो जो है ये ही मेन चीज़ था। अब देखते हैं अगला, सही है। अगला है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। दोस्तों ब्रिटिशर्स का ये था कि हर 10 साल में हमें रिव्यू करना है कि हमने जो एक्ट पास किया 10 साल में कितना वो एफिशिएंटली वर्क किया, क्या चेंजेस हमें लेके आना है। और अच्छा जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसकी क्वालिटी भी यही होती है कि जो उसने रूल्स बनाए हैं, जो वो काम कर रहा है, उसको रिव्यू भी करे। भाई अब ये तो कहते हैं भाई प्रिपरेशन करना आपने स्टार्ट करी यूपीएससी की या यूपीपीसीएस की, तो उसको जो है वीकली या मंथली रिव्यू भी करो कि क्या आप सही ट्रैक पर हो, जितना आपने टारगेट बनाया सिलेबस पूरा करने का, क्या उसको पूरा किया उतने टाइम में। अगर आप रिव्यू नहीं करेंगे ना तो आप वही मिस्टेक बार बार करते रहेंगे, और एट लास्ट जो है जब एग्ज़ाम नज़दीक होता है तो हम क्या सोचते हैं, भाई सिलेबस तो मैंने पूरा करा ही नहीं कवर अपना, अब मेरा तो सिलेक्शन होने का नहीं है। हर बार की यही बात होती है। तो अगर हम लगातार शुरू से ही रिव्यू करते रहें कि हाँ भाई कितना कर लिया, कितना रह गया, कितना कर लिया, कितना रह गया, ये रिव्यू करते रहें ना, तो हमें ये टेंशन नहीं होती इस चीज़ की। तो ब्रिटिशर्स तो भाई पढ़े लिखे थे ही पहले से, और वहाँ तो जो है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन बहुत पहले शुरू हो गया था हमारे कंट्री से, वही चीज़ वो यहाँ लेके आए थे इंडिया के अंदर। तो ये था उनका कि हर 10 साल में रिव्यू करना है
कि हाँ हमने क्या मिस्टेक करी है 10 साल में, और क्या जो हमने रूल्स रेगुलेशन बनाए थे वो ठीक काम कर रहे हैं या उसमें कुछ चेंजेस आएंगे। तो उसी जो इन्होंने बनाए थे 1773 में, वो रूल्स के अकॉर्डिंग काम नहीं हो पाया था इंडिया के अंदर। तो फिर उसके बाद लेके आइए पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि देखिए पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 में आया था। इस एक्ट को बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो ये भी एक फैक्ट है कि विच एक्ट इज़ कॉल्ड एज एक्ट ऑफ सेटलमेंट, दैट इज़ अ पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के तहत दो बातें बताई गई कि एक तो रहेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल। थर्ड फैक्ट कि किस एक्ट में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाए गए? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि देखिए मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। और हम इतना पढ़ लेते हैं कि ये बेसिक चीज़ें मालूम होती हैं हमें, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नहीं होती कि एकदम निकल के आए हाँ भाई ये तो इसमें था, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में बनाए गए थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दिए गए कमर्शियल फंक्शंस एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिए गए पॉलिटिकल फंक्शंस, ठीक है। और पहली बार इंडियन टेरिटरीज़ को बोला गया दे आर द ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, ठीक है। और यहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट का सुप्रीम कंट्रोल स्टार्ट होता है, कंपनी का कंट्रोल कम करके ब्रिटिश गवर्नमेंट का सुप्रीम कंट्रोल स्टार्ट होता है फ्रॉम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। इसी के बाद लॉर्ड कैनिंग आए थे, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली आए थे, उन्होंने बहुत रिफॉर्म किए भी, ठीक है, कुछ अच्छे काम भी किए, बेकार काम तो हमेशा ही किए। देखो सभी जितने भी गवर्नर जनरल आए थे सभी बेकार थे, लेकिन उसमें से जो है अगर 10 काम कर रहे हैं 10 ही बेकार हैं तो बहुत ही ख़राब होता है। लेकिन 10 काम किए और 2 अच्छे कर दिए तो वो ही बेनिफिशियल रहे हमारी कंट्री के लिए आगे, जिस वजह से हमें 1947 में इंडिपेंडेंस मिल गई थी, ठीक है। अगर वो 2 काम भी अच्छे ना होते ना अब तक भी तो मुश्किल हो जाती, ठीक है। चलो तो दोस्तों अगला एक्ट आया, इसके बाद 1813 एक्ट आया था, उसमें कोई इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ नहीं थी और ना ही बुक में दी हुई है कि मैं यहाँ समझाऊँ। ये मैंने जो वीडियो बनाई है, जो लक्ष्मीकांत में दे रखे हैं ना टॉपिक्स, उन पर बनाई है। यहाँ पर मेरा कोई पर्पस ऐसा नहीं है कि देखिए मैं आपको सारे एक्ट समझाऊँ, क्योंकि दैट इज़ अ पार्ट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। यहाँ मेरा पर्पस ये वीडियो का है कि देखिए एम लक्ष्मीकांत जब आप बुक खोल के देखें तो आपको सारे टॉपिक्स जो यहाँ बताए गए हैं उनके मेन पॉइंट्स वहाँ मिल जाएं। जब आप रिवीजन करें तो आपको ये ना लगे कि देखिए हाँ भाई ये पॉइंट छूट गया उस बुक में से, ये तो लिखना था मुझे, ऐसा ना लगे। मैंने कोशिश करी है कि जो सारे पॉइंट्स उस बुक के सारे पॉइंट्स मैं इसमें इंक्लूड कर लूँ, जिससे कि आपको दोबारा वो बुक उठानी ना पड़े। एक बार तो पढ़नी पड़ेगी, हो सकता है आप 2 बार, मेरे अकॉर्डिंग आप 2 बार उस बुक को पढ़िए, थॉरली पढ़िए, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये वीडियो देख लीजिए एक बार, ठीक है। 2 बार बुक पढ़ने के बाद ये वीडियो देख लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। फिर आपको ये महसूस होगा कि देखिए अब मुझे बुक की नीड नहीं है, अब मुझे ये वीडियो ही देखनी है, क्योंकि इसमें उन्होंने सब कवर कर लिया है। अगर ऐसा ना लगे तो आप मुझे कमेंट करिए, जो भी इम्प्रूवमेंट होगी मैं उसको लेके आऊँगा अपनी वीडियो के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो अगला एक्ट जो इम्पोर्टेंट था वो आया चार्टर एक्ट 1833। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी एक्ट के दौरान जो जीजी ऑफ बंगाल थे उनको बना दिया जीजी ऑफ इंडिया, ठीक है। और पहले जीजी ऑफ इंडिया इज़ लॉर्ड विलियम बेंटिक, पहले जीजी ऑफ इंडिया थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। इंडिया के गवर्नर जनरल बनाए गए और इसके बाद जो लॉज बनाए गए उनको क्या बोला गया? एक्ट बोला गया। बात समझ में आ रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, उसका जो ट्रेडिंग राइट थे वो ख़त्म कर दिए गए। अब ब्रिटेन के अंदर कोई भी पर्सन आके ट्रेड कर सकता था इंडिया के अंदर। मोनोपोली जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की कि केवल हम ही ट्रेड करेंगे, हम ही सामान बेच सकते हैं यूरोप में या अदर कंट्रीज़ में, और कोई नहीं बेच सकता, ऐसा जो मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो ख़त्म कर दी। अब कोई भी व्यापारी आके ब्रिटेन से आके यहाँ पर रह सकता था, यहाँ से ट्रेड कर सकता था। ये चीज़ स्टार्ट होनी शुरू हो गई। और इसी एक्ट के बाद ओपन सिस्टम शुरू करा गया कंपटीशन का फॉर सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। अटैम्प्ट मतलब ये ट्राई करने का सोचा कि हाँ भाई देयर शुड बी अ ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्वेंट। इससे पहले क्या था कि जो केवल ब्रिटेन के अंदर ही कंपटीशन था। हालांकि जो है शुरू नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स उन्होंने बहुत विरोध किया इस चीज़ का कि नहीं होना चाहिए, तो हो नहीं पाया। लेकिन हाँ
जो उस टाइम के गवर्नर जनरल थे उनके माइंड में ये आया था कि देखिए हाँ भाई देयर शुड बी अ ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्वेंट्स। ये चीज़ आई थी माइंड में फर्स्ट टाइम कब आई थी, चार्टर एक्ट 1833 में। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके बारे में था। अब देखते हैं अगला स्लाइड। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो एक्ट इंपॉर्टेंट आया दैट इज़ अ चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो ठीक है, ये लास्ट चार्टर एक्ट था। चार्टर मतलब होता है कंपनी एक्ट, ठीक है, जो कंपनी के लिए बनाया गया। तो लास्ट चार्टर एक्ट था ये 1853 का। इसके बाद तो क्रांति हो ही गई थी। तो यहाँ पर जो है जीजी के जो फंक्शंस थे कौन कौन से, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो फंक्शंस होते हैं लेजिस्लेटिव, इसमें जो है जीजी रूल बनाता है। जीजी जहाँ बोल रहा हूँ मतलब कि गवर्नर जनरल रूल बनाता है इन द लेजिस्लेटिव फंक्शंस एंड इन एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। उनको एग्जीक्यूट करना, भाई रूल तो बना दिए हमने, एक्ट बना दिए हमने, लेकिन उनको एग्जीक्यूट भी करना है ना, इम्प्लीमेंट भी करना है। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग ऑफिशल्स थे और जो बनाने वाले वो अलग थे। जैसे अभी हम देखें तो पार्लियामेंट जो है वो रूल बनाती है और जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो रूल को एग्जीक्यूट करते हैं। तो दे आर द एग्जीक्यूटिव बॉडी। सिविल सर्वेंट की जो लॉबी है, सिविल सर्वेंट्स जो हैं दे आर द एग्जीक्यूटिव बॉडी, और जो पार्लियामेंट है हमारी दैट इज़ अ लेजिस्लेटिव बॉडी। ठीक है, सिमिलरली उस टाइम ये सब पूरा, इस समय अगर आप पूरा जो है ये फंक्शंस देखेंगे इंडिया के अंदर, पॉलिटिकल फंक्शंस जो भी हो रहे हैं और जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं, सब ये ब्रिटिशर्स से ही लिए गए हैं। सही है, तो वहीं से, क्योंकि भाई जिन्होंने 100 साल शासन किया हमारे देश में, वो भी विद रूल्स एंड रेगुलेशंस किया, तो उसी को आगे इम्प्लीमेंट करा गया, उसमें इम्प्रूवमेंट लाके उसी को आगे बढ़ाया गया। तो यहाँ पर जो है गवर्नर जनरल के जो फंक्शंस थे, लेजिस्लेटिव भी और एग्जीक्यूटिव भी, उनको अलग अलग किया गया और 6 मेंबर अपॉइंट किए गए एज अ लेजिस्लेटिव काउंसलर। मतलब कि जो रूल्स बनाएंगे, जो एक्ट बनाएंगे, जो नियम बनाएंगे, ऐसे नियम बनाने के लिए 6 मेंबर इंक्लूड किए गए। इसी एक्ट के दौरान मैकॉले कमेटी अपॉइंट की गई, किस पर, ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज 1854 के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम था कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर लोकल रिप्रेजेंटेशन दी गई, मतलब कि इंडियंस को इंक्लूड किया गया था। चलिए, तो भाई अब तक जो मैंने पढ़ाया दैट इज़ अ कंपनी रूल। कंपनी रूल ख़त्म हो जाता है, उसके बाद क्रांति होती है। भाई लोग परेशान थे, जो उसका जो है इमीडिएट कॉज था ग्रीस्ड जो कार्ट्रेज थी वो यूज़ कराई गई थी, जो हमारे जो उस टाइम के सैनिक थे उनके द्वारा। इसलिए वो भड़क गए थे, क्योंकि उस कार्ट्रेज में बोला जाता है, जो माना जाता है कि उसमें गाय और सूअर की चर्बी से वो बनी हुई थी, जिससे दोनों के सेंटीमेंट, किसके, हिंदू के और मुस्लिम के, हमारी कंट्री हिंदू और मुस्लिम दोनों ही कम्युनिटी वाली कंट्री थी, दोनों ही लोग प्रेम सद्भाव से रहते थे। तो उनके सेंटीमेंट्स को हर्ट किया जाए, इस वजह से जो है वो ग्रीस्ड कार्ट्रिज आई थी, जिसको जो पसंद नहीं आया, क्रांति हुई। आपको मालूम है, सब आपने पढ़ रखा है मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। तो उसके बाद ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया कि देखिए अब कंट्री को गवर्न करना आसान नहीं है, हमें रूल चेंज करने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो उसके बाद आया क्राउन रूल 1858 से लेकर 1947 तक, दैट इज़ कॉल्ड अ क्राउन रूल। ठीक है, तो क्राउन रूल के अंदर जो पहला एक्ट आया दैट इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसको बोलते हैं एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया। पूछ सकते हैं कि विच एक्ट इज़ कॉल्ड एज, पूछा भी है, विच एक्ट इज़ कॉल्ड एज गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया, दैट इज़ अ एक्ट ऑफ 1858। इट अबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड पावर वेंट टू द ब्रिटिश क्राउन। इसने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया कंपनी को, और सीधा पावर जो किसके पास आ गई, ब्रिटिश क्राउन, जो ब्रिटिश में बैठे हुए पार्लियामेंट थी, और वहाँ की जो महारानी थी वो यहाँ की महारानी कहलाई। ठीक है दोस्तों, और जो जीजी ऑफ इंडिया थे, नाउ दे वर कॉल्ड एज वाइसराय ऑफ इंडिया, उनको बोला गया वाइसराय ऑफ इंडिया। और फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया थे श्री लॉर्ड कैनिंग थे फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। और इसी एक्ट के बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इनको अबॉलिश कर दिया गया, दोनों चीज़ों को। जो दो फंक्शनरी बॉडीज़ बनाई गई थी पहले, उनको अबॉलिश कर दिया।
इसी एक्ट के दौरान ही एक और पोस्ट निकाली गई, दैट इज़ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिसके पास सारे कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस थे। ठीक है, और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहाँ बैठता था? ब्रिटेन में। यहाँ नहीं बैठता था, इंडिया में नहीं बैठता था, ये बैठता था ब्रिटेन में। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास ही अधिकतर पावर थी, यही अपना इंस्ट्रक्शन देता था वाइसराय को, और वाइसराय अकॉर्डिंगली एक्ट करता था। बिना जो इसने बोला वही काम होगा इंडिया में। इसने जो बोला मतलब कि जो है यही सर्वे सर्वा बन चुका था आफ्टर दिस एक्ट, ये बात आप मान लीजिए। ठीक है, और 15 मेंबर काउंसिल में मतलब अपॉइंट किए गए जो असिस्ट करते थे किसको? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। बात समझ में आ रही है? चलिए अगला देखते हैं। एक्ट आया अगला, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। दोस्तों सभी ये फर्स्ट चैप्टर में इंक्लूड हैं। आप ये मत सोचो कीजिए कि मैं अपने पास से पॉइंट्स लेके आया हूँ। आप बुक खोलना, फर्स्ट चैप्टर देखना, सारे पॉइंट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, तो हाँ फर्स्ट चैप्टर जो है मतलब मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन थोड़ा थोड़ा हो जाता है उसमें। और ध्यान रखना, अगर आपकी मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी आप एक साथ पढ़ो तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि जो हमारा संविधान लिखा गया वो कब लिखा गया? जब हमने आज़ादी पाली। अब उसमें जो है संविधान का जो मतलब आत्मा है, जो उसका जो एसेंस लिया गया है, जो भी हमने कठिनाई सहन करी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, उसको दूर करने के लिए ही वो संविधान बनाया गया, डिफरेंट सोर्सेज से लिया गया। ठीक है, तो अब जो है अगर हमें मालूम होगा कि हाँ भाई मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हुई थी, क्या इवेंट्स थी, और संविधान में किस तरीके से इंक्लूड किया गया, राइट्स क्यों बनाए गए, डीपीएसपी क्यों बनाए गए, फंडामेंटल राइट्स क्यों आए थे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्यों आई थी। ठीक है, क्या फंक्शन पार्लियामेंट का होता है, ऐसा फंक्शन कहीं पहले किस कंट्री के अंदर था, इमरजेंसी प्रोविज़न्स कौन कौन से हैं, किस कंट्री से लिए गए हैं। तो ये सब बातें आपके माइंड में खुलेंगी अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेंगे। तो दोनों चीज़ पढ़ लीजिए साथ में, और आपने अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रखी है तो वेल एंड गुड है। उसके बाद अगर पॉलिटी पढ़ेंगे तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलिए, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में क्या बताया गया मेन पॉइंट्स, कि इसी एक्ट के तहत 3 इंडियंस नॉमिनेट हुए थे अंडर वाइसराय लेजिस्लेटिव काउंसिल। वो 3 मेंबर्स कौन थे? राजा ऑफ बनारस, राजा ऑफ पटियाला और दिनकर राव। ये तीनों महानुभाव थे जो कि हमारे देश में जो रियासतें थीं, जो प्रिंसली स्टेट थे, उनके ये राजा थे। और इन्हीं तीनों व्यक्तियों को अपॉइंट किया गया अंडर वाइसराय लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब कि अच्छी बात थी कि हाँ इंडियंस को भी प्रेफरेंस दी गई यहाँ पे। और जो पहले सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ था 1773 फर्स्ट एक्ट में, वो उसको हटाया गया और नाउ डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट किया गया। मतलब कि बॉम्बे और मद्रास जो सबऑर्डिनेट बनाए गए थे बंगाल के, उनको अलग प्रेसिडेंसी बनाया गया अब। ठीक है, उनके अलग गवर्नर बनाए गए जो कि वर्क कर रहे थे अंडर वाइसराय ऑफ इंडिया। इसके अलावा नई और बनाई गई काउंसिल, दैट इज़ बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड पंजाब। ठीक है, इसी एक्ट के तहत पोर्टफोलियो सिस्टम, क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में, पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट किया गया इसी एक्ट के तहत। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जैसे अब देखते हो ना कि जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्रीज़ को दे दी है हमने, स्पोर्ट मिनिस्ट्रीज़ को दे दी, इस टाइप से तब भी ये फंक्शंस मतलब जो ये डिफरेंट फंक्शंस के लिए डिफरेंट मेंबर्स को काम दिया गया कि भाई आप ये चीज़ संभालोगे, आप ये चीज़ संभालोगे। ये सिस्टम जो है स्टार्ट कब किया? अंडर 1861 एक्ट। काउंसिल एक्ट मतलब कि अब जो है क्राउन एक्ट जो है, क्राउन रूल, इसके बाद मतलब 1858 के बाद जो है जो एक्ट बने गए उनको बोला गया काउंसिल एक्ट हैं वो। ठीक है, उससे पहले चार्टर एक्ट थे, ध्यान रखना इस चीज़ को। और वाइसराय के पास पावर थी कि हाँ वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है जिसकी लाइफ 6 मंथ्स थी। ऑर्डिनेंस वो होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास, काउंसिल मेंबर के पास वो अवेलेबल नहीं है, रूल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सबकी सहमति से रूल बनता था। और कंट्री में इमरजेंसी प्रोविज़न कोई आ गया है, इमरजेंसी लग गई है और हमें जो है एक रूल पास करना है कंट्री के लिए जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो सके, तो वाइसराय ऑर्डिनेंस इशू कर सकते थे। ठीक है, उसमें उनको जो मेंबर्स हैं मौजूद हों या ना हो इसकी ज़रूरत नहीं होती इस चीज़ में, जिसकी लाइफ 6 मंथ्स थी। 6 मंथ्स के बाद वो ऑर्डिनेंस अपने आप ही नल एंड वॉइड हो जाना था। ठीक है, तो दोस्तों ये इस एक्ट के तहत मेन पॉइंट्स थे। चलिए अगला एक्ट जो आया मेन, दैट इज़ द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892।
इसमें जो है प्रोविंशियल और सेंट्रल दोनों ही काउंसिल के अंदर, दोनों ही लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर मेंबर्स इंक्रीज़ किए गए। ठीक है। नाउ लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्कस बजट को डिस्कस कर सकती थी, जबकि वो मानना ना मानना वज़ीर के हाथ में था। लेकिन हाँ, नाउ द मेंबर्स ऑफ दिस काउंसिल कैन डिस्कस बजट और लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविज़न फॉर यूज ऑफ इलेक्शन इन फिलिंग अप सम नॉन ऑफिशियल पोस्ट। इसी एक्ट के तहत जो है कुछ नॉन ऑफिशियल पोस्ट के लिए इलेक्शंस का प्रोविज़न किया गया, जो कि इनडायरेक्ट प्रोविज़न था। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुए थे, अब भी इनडायरेक्ट इलेक्शन थे। ठीक है दोस्तों, अगला एक्ट आया एक्ट ऑफ 1909। इस एक्ट को बोलते हैं हम मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ठीक है, यहाँ पर मिंटो वाइसराय थे और मोर्ले थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ध्यान रखना कि विच एक्ट इज कॉल्ड एज मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, दैट इज़ द एक्ट ऑफ 1909। इस एक्ट ने जो है काउंसिल का साइज़ फ्रॉम 16 to 60 इंक्रीज़ किया, और ये एक्ट था जिसमें सबसे पहले इंडियन को एसोसिएट किया गया काउंसिल के अंदर। और फर्स्ट जो थे दैट इज़ द एसपी सिन्हा, श्री एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, वो पहले मेंबर थे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर अपॉइंट किए गए थे। ठीक है, एज अ मेंबर, ये जो बढ़ाई गई थी साइज़ ना उसके बाद। और इसी एक्ट के तहत जो है मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। ध्यान देना, मतलब हम जानते हैं ब्रिटिशर्स की पॉलिसी बन चुकी थी 1858 के बाद, डिवाइड एंड रूल। तो डिवाइड एंड रूल का नमूना आपको यहाँ दिखता है साफ साफ कि हाँ भाई, मुस्लिम्स को अलग कर दो इंडिया से, हिंदुओं से, तो अपना कंट्री 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और फिर डिवाइड भी हुआ। इसी के वजह से ही जो है आगे नींव पड़ती है 2 देश की। अच्छा खासा एक देश था हमारा इंडिया, पाकिस्तान नाम की उपज, पाकिस्तान का अस्तित्व ही जो ब्रिटिशर्स थे उनकी वजह से आया था, अदरवाइज़ पूरा एक कंट्री होता इंडिया। तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए मुस्लिम्स को, मतलब मुस्लिम्स की अलग सीट 60 मेंबर्स थे, उसमें कुछ सीटें केवल मुस्लिम्स के लिए ही रिज़र्व कर दी गई। तो इसलिए मिंटो को बोलते हैं फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। भाई कम्युनल चीज़ें लेके आया ना ये, भाई पहले केवल इंडियंस थे, अब इंडियंस में हिंदू मुस्लिम अलग अलग कम्युनिटी बता दी लोगों को कि भाई आप एक नहीं हो, आप 2 अलग कम्युनिटी हो, आपके अलग विचार हैं, अलग कल्चर हैं, सब कुछ अलग है। ठीक है, तो बताया मिंटो ने। ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं ही इज़ द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। चलिए, अगला जो इम्पोर्टेंट एक्ट आता है जिस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसको हम बोलते हैं मॉन्टेग चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म्स। इसका नाम मॉन्टेग्यू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म्स भी है। इसमें जो मॉन्टेग थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, चेल्मस्फोर्ड थे वो चेल्मस्फोर्ड थे, दैट इज़ द वाइसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, इस एक्ट के तहत जो है सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को अलग अलग किया गया। यहाँ पर जो है प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में भी जो है ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड सब्जेक्ट बनाए गए। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे जो गवर्नर और मिनिस्टर मिलके रूल बनाते थे इस पर, और जो रिजर्व सब्जेक्ट थे उस पर रूल किसका राइट था बनाने का, गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल का राइट था रूल बनाने का ऑन रिजर्व सब्जेक्ट। तो मतलब कि एक तो सेंट्रल के सब्जेक्ट अलग कर दिए, सब्जेक्ट मतलब कि किस फील्ड में रूल बना सकते हो, हेल्थ पे, ठीक है, सिक्योरिटी के ऊपर, या फिर जो है आपका बिजली के ऊपर, ट्रांसपोर्ट के ऊपर, ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि आप जानते भी हो। तो सेंटर के अलग मतलब जो दे दिए फील्ड, और स्टेट के अलग कर दिए। स्टेट में भी जो है उसको 2 पार्ट में बांटा गया, ट्रांसफर्ड में और रिजर्व्ड में। ट्रांसफर्ड में जो राइट था रूल बनाने का किसका था, गवर्नर और मिनिस्टर का, और आपका रिजर्व में राइट था किसका, गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। इसी को बोला गया डायआर्की, मींस डबल रूल। ध्यान रखना कि देखिए डायआर्की कब आई थी, अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आई थी। इसी एक्ट में बाई कैमरलिज्म स्टार्ट हुआ और इलेक्शन भी डायरेक्ट हुए। बाई कैमरलिज्म मतलब कि 2 सदन, 2 हाउस, 2 सदन। जैसे कि अब देखते हो ना आप यूपी के अंदर एक काउंसिल है और एक असेंबली है। ठीक है, तो ये चीज़ें 1919 के बाद स्टार्ट हुई थी। जो अपर हाउस था उसको बोला गया काउंसिल ऑफ स्टेट, और जो लोअर हाउस था उसको बोला गया लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, 3 of 6 मेंबर, 6 मेंबर थे ना वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर, 6 मेंबर थे, जिसमें अब 3 मेंबर जो हैं इंडियंस होने थे वहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया सिख को, वुमेन को, क्रिश्चियन को, और बांटा
इंडियंस को और बांटा, ठीक है ना। सिख में बांट दिया, वुमेंस को अलग कर दिया, क्रिश्चियंस को अलग कर दिया और एंग्लो इंडियंस को भी अलग कर दिया। इसी में आप किस एक्ट के तहत आया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत आया। और एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, जो कहाँ बैठता था, इंग्लैंड में बैठता था, जो पोस्ट अभी भी है, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, जो बैठता है इंग्लैंड में। यहाँ इसी एक्ट के तहत CPSC, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको UPSC बोलते हैं हम अब, वो बनाया गया कब, 1926 में। ध्यान, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है UPPCS के लिए, UPSC के लिए नहीं है, UPPCS के लिए डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मतलब ईयर डेट। तो 1926 में जो है CPSC बनाया गया। और इसी एक्ट के तहत जो है सेंट्रल बजट को और स्टेट बजट को, जहाँ भी प्रोविंसेस आएगा मतलब कि वो स्टेट है, और जहाँ पर सेंट्रल आएगा वो सेंट्रल है ही, सेंट्रल और प्रोविंशियल बजट को अलग अलग किया गया। और कमीशंस, स्टैट्यूटरी कमीशंस, जो कि ये देखेंगे कि जो रूल बनाए गए हैं वो ठीक हैं या नहीं है। इसके अलावा एक फंक्शनरी बॉडीज़ जिसका काम था, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए एक अलग बॉडी, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन देखने के लिए एक अलग बॉडी, इस टाइप से अपॉइंटमेंट किए गए डिफरेंट स्टैट्यूटरी कमीशन के, जिनके एक स्पेसिफिक रोल थे जिसमें ब्यूरोक्रेट्स काम करते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला जो उसके बाद आया रिव्यू करने के लिए, जो 1919 का एक्ट आया था, इसको रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन में सारे ही मेंबर्स ब्रिटिशर्स थे, जिसका विरोध बहुत हुआ था। इन्होंने ये बोला कि जो डायरकी आपने दी है प्रोविंसेस में, उसको अबॉलिश किया जाए और फेडरल स्ट्रक्चर रखा जाए, मतलब कि यूनियन स्टेट काम करें मिलके, पावर्स दी जाएं स्टेट को भी, और देयर शुड बी अ सेपरेट इलेक्टोरेट, जो ये स्टार्ट किया था आपने वो आप उसको आगे बढ़ाओ। इसको बोला गया वाइट पेपर्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ऑफ RTC, ठीक है। इसको जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी, इसके बाद जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो वहाँ पर चर्चा, इसको सब क्या बोला गया, दे आर द वाइट पेपर्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस RTC। और जो भी चेंजेस ये दिए थे साइमन कमीशन ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से, जो आपके आउटकम्स आए थे, सभी को जो है इनकॉर्पोरेट किसमें किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों अगला जो एक्ट आता है दैट इज़ द 1935 एक्ट, इंपॉर्टेंट एक्ट है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है, बहुत सारे प्रोविजंस जो हैं इसी एक्ट से लिए गए हैं, क्योंकि ये एक्ट बहुत बल्कि था। इसमें अराउंड 321 सेक्शंस थे, 10 शेड्यूल्स थे। यहाँ पर जो है जो सब्जेक्ट्स थे वो 3 पार्ट में बांटे गए, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, जिस पे सेंटर बनाएगा रूल्स वो प्रोविंसेस स्टेट बनाएगी, और कॉन्करेंट जिस पे दोनों ही रूल्स बना सकते हैं, सब्जेक्ट ऐसे जिस पे दोनों रूल बना सकते हैं, सेंटर भी और स्टेट भी। डायरकी सेंटर में अबॉलिश की गई, लेकिन प्रोविंसेस में रही थी। ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट ये प्रोविंसेस में थे, लेकिन सेंटर में अबॉलिश कर दिए गए। 6 प्रोविंसेस में बाइकैमरलिज्म था, 10% लोगों को वोटिंग राइट मिले हुए थे, यहाँ पर केवल 10% को, जितने थे उनमें से केवल 10% को। और RBI, UPSC, SPSC यहाँ पर एस्टेब्लिश की गई थी, और स्टेट कोड बनाई गई थी 1937 एक्ट के 1937 में। तो बताया, पूछे ना कीजिए कि जुडिशरी का एक्सपेंशन कब हुआ, अंडर GOI एक्ट ऑफ 1935। चलिए, तो लास्ट जब हमें मिलती है इंडिपेंडेंस, तो उसका एक्ट था इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, जिसमें ब्रिटिशर्स के PM थे क्लेमेंट एटली। जो पार्टीशन हुआ हमारे देश का, इंडिया पाकिस्तान बना, तो वो हुआ बिकॉज ऑफ माउंटबेटन प्लान। अकॉर्डिंग टू दिस प्लान पार्टीशन किया गया इंडिया पाकिस्तान का, हिंदू मुस्लिम अलग किए गए। और यहाँ पर GG मतलब जो वाइसराय थे, उनको पावर थी कि वो किसी बिल को असेंट कर सकते थे, मतलब कि उनको परमिशन लेनी थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से कि हाँ भाई आपको कौन सा बिल असेंट करना है। ये पावर दे दी गई थी इस एक्ट के दौरान कि हाँ भाई माउंटबेटन जी, आप जो है अपने अकॉर्डिंग, अपने मतलब जो है ज्ञान चक्षु के अकॉर्डिंग एक्ट करिए और अपना डिसीज़न लीजिए, ठीक है, ऑन द स्पॉट। चलिए, फैसला ऑन द स्पॉट किया गया था इनके द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये जो मेन पॉइंट्स थे फर्स्ट चैप्टर के, कंप्लीट कर दिए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। वीडियो तो बनी है 30 मिनट्स की, लेकिन 30 मिनट्स ये आपके यूज़फुल हैं, क्योंकि इसमें बकवास भी काफ़ी करी है मैंने, लेकिन वो बकवास काम करेगी आपके, क्योंकि UPSC का अगर हम केवल पॉइंट्स पढ़ते रहें, कहानी ना समझाएं ना, तो मज़ा नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी होती है, बहुत बड़ा सिलेबस है। वो सिलेबस कंप्लीट तभी होता है जब हम लिंक करते हैं चीज़ों को। लिंक करके पढ़ेंगे ना तो हमें समझ में आता है कि हमारे देश में ऐसा ऐसा हुआ था, ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने ये किया था, हमारे देश के लीडर्स, महान नेता
महान क्रांतिकारियों ने ये स्टेप लिया उनके अगेंस्ट में, अपनी जान भी गंवाई। मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ को। यूपीएससी की प्रिपरेशन जो है क्या है, लाइफ का एक पार्ट बन जाता है। उससे मालूम चलता है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं। हमारे जो पूर्वज थे जिनकी वजह से हमें आज हम इंडिपेंडेंट हैं, उन्होंने तो अपनी लाइफ भी सेक्रीफाइस कर दी देश के लिए। यहाँ हम जो है घर के बाहर झाड़ू नहीं लगा सकते, ठीक है। तो सब चीज़ें जो हैं हमें झकझोरती हैं अंदर से जब हम प्रिपरेशन करते हैं यूपीएससी की। तो ये मत सोचिए कि यूपीएससी प्रिपरेशन करी हमने तो जो है केवल आईएएस बनने के लिए करी, नहीं। टू बिकम अ गुड सिटीज़न ऑफ इंडिया तो भी ये ज़रूरी है कि हम यूपीएससी के सिलेबस को पढ़ें एक बार। तो उसी को पढ़ाना है मुझे आपको। तो दोस्तों धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।